हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज प्लस रो एंड माइनस रो आर प्लेस सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप। तो जहाँ ओवरलैप करेंगे वहाँ पे नेट डेंसिटी क्या आ जाएगी चार्ज की, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो जो नेट आएगी ओवरलैपिंग पोर्शन में वो जीरो हो जाएगी। जैसा कि डायग्राम में हमको एकदम व्हाइट कलर का प्रॉपर पोर्शन दिख रहा है। एट ऑल पॉइंट्स इन द ओवरलैपिंग रीजन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले तीन ऑप्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिए हुए हैं, तो उन पे पहले फोकस करते हैं। देखो इस तरीके से डायग्राम था ना हमारा, तो इसका सेंटर ये आ गया, इसका सेंटर यहाँ पे आ गया। मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसपे डेंसिटी रो है, ठीक है, उसके अंदर के किसी पॉइंट पे इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर ले लिया, अंदर पे कोई पॉइंट है स्मॉल आर पे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, आपने पढ़ी होगी, ये आ जाती है 1/4πε0। टोटल चार्ज अगर क्यू है इसके अंदर, है ना, 1/4πε0 क्यू इंटू r/r3, है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इंटू स्मॉल r/3ε0, वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको हम यूज करने वाले हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं जो ये पॉइंट है ना, जो पॉइंट लिया है P ले लेता हूँ इसको, ठीक है। इस पॉइंट का जो पहले वाला स्फीयर है, कुछ नेमिंग है पहले वाले स्फीयर की? नहीं, डेंसिटी लिख लेते हैं, रो एंड माइनस रो। इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2, ठीक है। तो चलिए पहले कनेक्ट करता हूँ पहले के सेंटर से, इसका सेंटर C1 ले लेता हूँ, इसका सेंटर C2। पॉइंट P को C1 से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं एक वेक्टर लेता हूँ यहाँ पे तरीके से, इसको लिखता हूँ मैं स्मॉल r1 वेक्टर, ठीक है। इसकी लेंथ स्मॉल r1 होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से एक वेक्टर लेता हूँ मैं, P से C2 लेता हूँ। P से कैसे लेना आप बताओ? देखो ध्यान से देखना, पॉइंट P पे जो पहले वाले स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो r1 के लॉन्ग होगी, और दूसरे केस में टुवर्ड C2 होगी, P टू C2, तो मैं इसको r2 ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। बात क्लियर है? सेंटर पे एंड हो रहा है वो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, P पे जो पहले स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किसके लॉन्ग बनेगी? r1 के लॉन्ग, कुछ ऐसे बनेगी, है ना। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इसका मैग्नीट्यूड दैट इज रो इंटू r1 अपॉन 3ε0, ये जो साइड में हमने सॉल्व किया था वहां से ले रहा हूं, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आया, इंटू क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, r1 का यूनिट वेक्टर। बात क्लियर है? प्लस E1 तो ये आ गया ना। अब E2 फील्ड कितनी आएगी? सेकंड स्फीयर के कारण पॉइंट P पे जो फील्ड आएगी वो टुवर्ड्स सेंटर आएगी, वो E2 होगी। E2 को हम कैसे लिख सकते हैं? E2 को हम लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, E2 को हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो भी यही होगा, क्योंकि इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड कितना है? रो ही है ना, रो ही है ना ये, ठीक है ना। तो अगर रो ही है, ठीक है, तो उस केस में हम ऐसे लिखेंगे, रो इंटू ये जो P से C2 की लेंथ है वो r2 ले ली, अपॉन 3ε0 इंटू r2 का यूनिट वेक्टर। चलिए क्लियर है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं? E1 को रो अपॉन 3ε0, अगर r1 इंटू r1 का मैग्नीट्यूड है इंटू उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 वेक्टर आ जाएगा, और E2 की अगर मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ तो वो क्या आ जाएगी आपकी? वो आ जाएगी रो इंटू r2 वेक्टर अपॉन 3ε0। अगर मैं नेट फील्ड P पे निकालता हूँ तो वो क्या आएगी? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। उस केस में सिग्मा अपॉन 3ε0 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। देखो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वो वेक्टर मैं बनाने जा रहा हूँ, वो वेक्टर होगा C1 से स्टार्ट होने वाला वेक्टर जो C2 पे एंड होगा, लेट इट बी r वेक्टर। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे? सिग्मा अपॉन 3ε0 r वेक्टर। तो यानी कि कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड C1 से C2 की तरफ होगी, है ना। मतलब ये जो नेट फील्ड यहाँ पे ऐसे आएगी, अगर नीचे कोई पॉइंट ले लिया वहां पे भी नेट फील्ड ऐसे आएगी। बात क्लियर है? यहाँ पे नीचे कोई पॉइंट ले लिया उसकी फील्ड भी ऐसे आएगी, यानी किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होगे उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? उसकी डायरेक्शन वही होगी जो C1 से C2 की तरफ जो वेक्टर है r वेक्टर, उसकी डायरेक्शन है। ये बात हमें क्लियर है? ठीक है, तो ये बात क्लियर है, तो इससे हमें पता चलता है। और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट आ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है नेट फील्ड का? सिग्मा अपॉन 3ε0। बात क्लियर है? कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन
3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात हमको क्लियर है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ये नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड होगा और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर होगा, है ना, ये होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कहीं पे भी आप पॉइंट लोगे तो घूम फिर के ऐसे ही रिलेशंस बनेंगी, घूम फिर के वेक्टर समेशन होगा, तो वो जो फाइनल वेक्टर आर वेक्टर आएगा वो C1 से C2 कनेक्ट करता हुआ वेक्टर होगा। तो हर एक केस में रिलेशन यही आने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। ए ऑप्शन गलत है ना। अब बात आती है बी ऑप्शन की, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सोचना स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्यों अलग होगी, देखो अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर अगर कोई इस पे चार्ज डेंसिटी रो ले ली, है ना, इसका रेडियस कैपिटल आर ले लिया आपने, और इसके अंदर के किसी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालनी है जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, अंदर के पॉइंट पे आप निकालते हो टोटल चार्ज अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस स्फीयर का रेडियस 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, क्यू को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो यह आएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये, डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन आता है आपका। बात क्लियर है। तो इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं। मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से R1 सेपरेशन पे है और यहाँ से R2 सेपरेशन पे है। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों चार्ज डेंसिटी के कारण जो पोटेंशियल आएगी वो क्या आएगी, ठीक है ना, दोनों चार्ज डेंसिटी के कारण जो पोटेंशियल आने की पॉसिबिलिटी है वो क्या आएगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, नेट जीरो है तो वहाँ पे मैं मान रहा हूँ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव भी कर रही है, वो अलग बात है कि फाइनली वो जीरो हो जाती है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वी नेट निकालूंगा तो मैं दोनों का ऐड करूंगा, पहले की क्या आएगी, रो R1 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 3 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरे की क्या आएगी, माइनस रो इंटू R2 स्क्वायर, उसको ऐड तो कर रहा हूँ बट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो माइनस ले लिया, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 3 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब आप देखो ये कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी शायद वैल्यू जीरो हो जाए ना भी हो, ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है। यहाँ पे कुछ जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व किया था ना, तो वहां पे हमको कुछ वेक्टर फॉर्म में जब हमने सॉल्व किया तो हमको एक प्रॉपर रिलेशन मिला यहाँ पे, है ना, जिससे हम पता कर पाए कि कोई भी पॉइंट ले लो ये रिलेशन यही होल्ड होने वाली है ना, दिस रिलेशन इज गोइंग टू बी देयर फॉर एनी पॉइंट, है ना। जैसे डायग्राम में देखो मैं इस पॉइंट पे डेराइव करूँ या इस पॉइंट पे डेराइव करूँ, इस पॉइंट पे डेराइव करूँ, तो जर्नल इक्वेशन जो आ रही है यहाँ पे वो ये आ रही है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में ऐसी कोई रिलेशन नहीं आ रही है। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप R1 और R2 को वेरी करते जाओगे बहुत अलग अलग आंसर मिलते जाएंगे आपको, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे दो करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।